पटनामन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से पटना तक इस वक्त सबसे बड़ा सियासी ड्रामा चल रहा है। जीतन राम मांझी बीजेपी से नाराज हैं और बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी है, लेकिन इस रूठने मनाने के खेल में बिछड़ जाने की भी आशंका नजर आती है। सूत्रों से खबर है कि अगर बीजेपी मांझी को 25 सीटें देने को तैयार नहीं हुई तो रिश्ता टूटने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार चुनाव में उतरने जा रही है। जनगण मन में आज का सवाल यही है कि क्या ओवैसी लालू नीतीश का खेल बिगाड़ेंगे और क्या मांझी एनडीए की नैया डुबोएंगे? बिहार की पल पल बदलती सियासत में एक तरफ मांझी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी की एंट्री से बीजेपी को फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों से खबर है कि मांझी 25 सीटों से कम पर एनडीए से अलग होने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि कैमरे के सामने वो सब कुछ ठीक होने की बात भी कह रहे हैं। कुछ नहीं, अभी वहाँ पे कोई नाराजगी नहीं है, अब बाद में बात करेंगे हम लोग। कुछ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बात। सब आप लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, कोई बात नहीं, बात सब ठीक हो रही है। मामला हमको 5 सीट मिलेगी। लगातार हमारी बातचीत चल रही है, कोई विवाद नहीं है। ये कब तक हो पाएगा भूपेंद्र जी, कब तक फैसला कर लेंगे? कल का आया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सही समय पे सूचना देंगे, आप चिंता मत करिए। उधर ओवैसी की एंट्री से बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM सीमांचल में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और MIM पार्टी इलेक्शन में बिहार में सिर्फ सीमांचल के इलाके में इलेक्शन लड़ेगी। हालांकि ओवैसी ने अपने सारे पत्ते अभी नहीं खोले हैं। MIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी साफ नहीं है, लेकिन ओवैसी की एंट्री जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। वजह साफ है, बिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 17% है। सीमांचल की बात करें तो वो मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। किशनगंज में करीब 48% वोटर मुस्लिम हैं, कटिहार में 45%, अररिया में 38% और पूर्णिया में 35% मतदाता मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बिहार में नीतीश और लालू की पार्टी को मुस्लिम वोटरों का अच्छा समर्थन मिलता रहा है। महागठबंधन की नजर पहले से ही इस वोट बैंक पर है। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बैंक बट जाएगा? बिहार के मतदाता 2 खेमों में बट चुके हैं, नीतीश कुमार या नीतीश कुमार नहीं। बीच में किसी और मोर्चे की या व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेम लगने की नहीं, अल्पसंख्यक मतदाता भी, बहुसंख्यक मतदाता भी जान चुके हैं कि बिहार के विकास की धारा को उल्टा करने के लिए कुछ लोग बिहार में वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं। तो ओवैसी साहब ये ऐलान जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी ऐसी पार्टी के साथ नहीं जाएगा जो अपने आप को सिर्फ धर्म के नाम पर बना करके पेश करती है। ये बना हुआ चुनाव है जहां 2 ध्रुव हैं, 2 खांचे हैं, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप अपनी जगह तलाश रहे हैं तो आप हाशिए पर हैं और हाशिए पर रहेंगे। उधर बीजेपी भी ताल ठोककर ओवैसी को ललकार रही है। भारतीय जनता पार्टी को सीमांचल में इस बार बहुत सपोर्ट है। जो लोग मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी के नाम पर डराते थे, अब वो डरा नहीं सकते। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं। बहरहाल सियासी दल कुछ भी कहें, लेकिन किशनगंज की रैली में ओवैसी के तेवर और सीमांचल के जातिगत गणित को देखें तो ये साफ हो जाता है कि ओवैसी बिहार में मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए वोट कटवा साबित होंगे। पटना से अमित सिंह के साथ अरविंद चतुर्वेदी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
तो यही बड़े सवाल आज हम जंगलमन में उठाएंगे और बहस में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए खास पैनल जुड़ गया है। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार, इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा जुड़ गए हैं, राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वारिस पठान एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ जुड़े हैं और शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्रीकांत आपके पास आऊंगी। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है और कह रही है कि ओवैसी जो भी कर रहे हैं बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं, और दूसरा ये कि मांझी के साथ कहीं पर कोई बात बनती हुई नजर आ रही है कि नहीं? शीतल जी, आपके आज स्टूडियो का चर्चा का मुद्दा चाहे जो भी है, लेकिन बिहार की जनता के बीच में जो मुद्दा है चुनाव का वो विकास है। बिहार का नौजवान चाहता है कि बिहार का विकास हो। दूसरा, आपने मुझसे सवाल पूछा ये ओवैसी साहब के बारे में, तो ओवैसी वो बंधु हैं जिनको कांग्रेस ने गोदी में बिठाकर भाजपा को गाली दिलवाने का काम किया और अपने पापों को छुपाने के लिए इस तरह के चेहरों का इस्तेमाल किया। तो इन लोगों ने भाजपा का भय दिखाकर, इन लोगों ने जो मुस्लिम समाज है उसको दूर रखा भाजपा से कि भाजपा आएगी तो आपको खा जाएगी, इस तरह का जो भय दिखाने का काम किया था, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे कांग्रेस हो। अब उनको इस बात का खौफ है कि अब वो बेनकाब होने वाले हैं, उनके चेहरे से नकाब उतर रहा है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने किसी गरीब के लिए किया, ना उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया। तो बिहार में अब जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है और इन लोगों की वहां पोल खुल चुकी है, क्योंकि जब तक एनडीए था वहां नीतीश जी और बीजेपी एक साथ काम कर रहे थे तो बिहार विकास के पथ पर था। वहां का जीडीपी जो है 16%, 17% था, वहां क्राइम ना के बराबर था। लेकिन जैसे ही नीतीश जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति जागी, उन्होंने बिहार के हितों के साथ, बिहार के लोगों के साथ धोखा करके गठबंधन को तोड़ा और तभी से वहां इकोनॉमी, वहां का जो जीडीपी है वो आधा हो गया, वहां का जो क्राइम रेट है वो बिल्कुल डबल हो गया। तो चाहे ओवैसी हो चाहे कोई और हो, अब बिहार के विकास में कोई रुकावट नहीं बन सकता है। बिहार की जनता मान चुकी है कि एक तरफ जीतने वाला गठबंधन है एनडीए और वहीं दूसरी तरफ एक ठगों का गठबंधन है जिसको बिहार के लोगों को जिस गठबंधन ने ठगा है। तो बिहार का नौजवान, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से योजनाएं जो दी हैं, हमने मुद्रा बैंक की योजना दी है जिसके माध्यम से गरीब परिवार में रहने वाला, जिसके पास हुनर है, जिसके पास स्किल है, वो अपना स्वरोजगार कर सकता है, जिसके माध्यम से अपने घर को भी उन्नति के रास्ते पर लाएगा, बिहार भी उन्नति के रास्ते पर आएगा और जब बिहार उन्नति के रास्ते पर आएगा तो ये देश भी उन्नति के रास्ते पर आएगा। जहां तक आपने एनडीए की बात कही, एनडीए यूनाइटेड है, एनडीए मजबूत है, ये तो सिर्फ मैं मानता हूं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए में नाराजगी है। मांझी साहब ने खुद अपना बयान दिया है कि कोई नाराजगी किसी की नहीं है, एनडीए यूनाइटेड है, एनडीए एकजुट है बिहार के विकास के लिए। ठीक है, राजीव रंजन इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। राजीव जी। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि विकास पर तो कोई नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को बात करने का है ही नहीं है, इसलिए कि बिहार में विकास हमारा केंद्रीय एजेंडा है। और 2006 में सत्ता में 2005 में नीतीश कुमार जी आए, 2006 में विधानमंडल के सर्वसम्मत प्रस्ताव से लेकर बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर लगातार क्रमबद्ध तरीके से हमने जमीनी लड़ाई लड़ी। दिल्ली में भी हमने एक बड़ी रैली की, पटना में भी बड़ी रैली की और लगातार जो भी आर्थिक महत्व के सवाल थे, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे वो स्पेशल पैकेज हो, स्पेशल अटेंशन हो, कोल लिंकेजेस का सवाल हो, बिहार में औद्योगिक विस्तारीकरण का सवाल हो, हम लगातार केवल नौजवानों के रोजगार, विकास, एग्रीकल्चर रोड मैप अगर आप देखेंगी तो 10 वर्षों का जो ये बिहार है, इसमें जो नौजवानों का भविष्य सुधार सके वैसे सवालों को लेकर के हमारे बिहार में बैंकों के सीडी रेशियो से लेकर वो तमाम सवाल चिन्हित बिहार की सरकार ने किए जो कहीं न कहीं बिहार के विकास में बाधक दिखते थे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने बिहार में सर्वसम्मत प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी बिहार में आए, उन्होंने अपनी सभाओं में विशेष राज्य देने का वादा किया। 15 महीने बिहार की धरती की याद नहीं आई और जब आए तो ये जिनको ठग बोल रहे हैं, मैं तो कहूंगा ठग शब्द मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि इनकी जुबान में बदजुबानी बढ़ गई है। ये लोकतांत्रिक तरीके से जीत रहे 40 वर्षों से संसदीय जीवन के बड़े नेताओं के बारे में जितना अपमानजनक टिप्पणियां ये करते हैं,
उसकी मैं कहूं कि घटना के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने सारे नकली आंकड़े रखे हैं। इनकी बात का जवाब दूंगा, एक सेकंड दूंगा, 1 सेकंड में जवाब दूंगा। 10 साल के शासन में 9 फिस्कल्स में हम लगातार अव्वल दर्जा हासिल करते रहे, और ये फिस्कल भी जो है उन्हें शायद अर्थशास्त्र का ज्ञान है या नहीं मैं नहीं जानता हूं। 4 चरणों में बिल्कुल 2 सेकंड लूंगा जीएसडीपी की, ठीक है, आऊंगी आपके पास श्रीकांत। और प्रारंभिक चरण के आंकड़ों से अंतिम चरण के आंकड़े बिल्कुल बदल जाते हैं। ठीक है राजीव जी, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है राजीव जी, आपके पास आऊंगी, अभी पूरी बहस बाकी, आपके पास फिर आऊंगी। श्रीकांत जल्दी से जवाब दें, फिर मुझे और मेहमानों के पास जाना है। सरकार के मुखिया को क्लीन चिट दे रहे हैं। श्रीकांत। शीतल जी, ये जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं गुमराह कर रहे हैं। मैंने सिर्फ लालू जी को कोट किया है। लालू जी का कोट है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये लालू जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। और लालू जी ने यह भी कहा कि सबके मुंह में दांत होता है, लेकिन नीतीश जी के पेट में आंत में दांत है। तो मेरे शब्द नहीं है, ये तो इनके जो प्रमुख हैं, जिनको कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक के लिए मना कर दिया है, क्योंकि चारा घोटाले में मुख्य अभियुक्त हैं, उन्हीं के जो कोर्ट है वही बता रहा हूं मैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वारिस पठान के पास चलूंगी, फिर मैं स्टूडियो के मेहमानों के पास आऊंगी। पठान साहब, वारिस पठान AIMIM के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वारिस पठान, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ओवैसी की बात करते हैं, बीजेपी के इशारे पर बिहार में काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये शीतल जी, इस तरह के बेबुनियाद बेतुकी बातें ये लोग करते आ रहे हैं। ये कांग्रेस वाले खुद की इनकम्पिटेंसी इम्पोर्टेंसी को नहीं मानते कि आज उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए देश की जनता ने उनको उठा के फेंक दिया और बीजेपी की सरकार को लाके बिठा दिया। ये इनकी वजह से आज देश बैकवर्ड हो गया है। ये खुद की गलतियों को नहीं मानते। अब रहा सवाल, मैं आगे आकर कह रहा हूं, हमने ये फैसला किया है पार्टी ने कि हम बिहार के सीमांचल में जहां 4 डिस्ट्रिक्ट है, 24 विधानसभा की सीटें है, वहां पर चुनाव लड़ेगी MIM। क्यों? वजह है कि वहां का जो विकास देखिए एकदम बैकवर्ड है। वहां पर मुसलमान है, OBC है, दलित है, हिंदूज है, हर कास्ट के लोग हैं, मगर विकास के नाम पर सीमांचल सबसे बैकवर्ड रीजन में आया गया है। तो हम ये लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि आर्टिकल 371 के जरिए हम डिमांड रखेंगे कि रीजनल प्लानिंग काउंसिल्स का गठन हो। वहां पर आप देख लीजिए, एक भी मेडिकल कॉलेज है नहीं है, वहां पर एक भी बड़ा कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है नहीं है। तो अगर MIM डेमोक्रेटिक कंट्री में रहकर अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अरे लोगों को आज देखिए, देश की बीजेपी वाले बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, ये कांग्रेस वाले JDU आरजेडी सबके अगेंस्ट लग रहे हैं। ये सबने गुड गवर्नेंस के नाम पे लोगों को लूटा है। नीतीश लालू गठजोड़ है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ना आप? जो तमाम सवाल आपने उठाए बिहार के, नहीं, हम तो बीजेपी के भी अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बीजेपी ने गुड गवर्नेंस के नाम पे क्या किया है? बीजेपी ने गुड गवर्नेंस के नाम पे क्या किया? गुड गवर्नेंस हैज गॉन टू डॉग्स। आज की तारीख में लोगों की आर्थिक स्थिति को खराब करके रख दिया है बीजेपी सरकार ने। हम तो मोदी और बीजेपी के खिलाफ थे, है और हमेशा रहेंगे। हमारी लड़ाई है, आरजेडी जेडीयू के वोट काटने का काम विकास के लिए आए हैं। ठीक है, शक्ति यादव आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन NK सिंह साहब को भी जोड़ना यहाँ जरूरी है। क्या आरोप का बेसिस, क्या आरोप का आऊंगी आपके पास, मैं आपको बताता हूँ आंकड़ों के साथ। एक मिनट शीतल जी, 1 सेकंड आऊंगी आपके पास, दिखाता हूँ। आऊंगी आपके पास। सिंह साहब, ठीक है, ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं जो कभी इस बात को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आपका आंकलन क्या कहता है? ये जो अब समीकरण बैठने जा रहे हैं, जिस तरह से ओवैसी मैदान जंग में कूद पड़े हैं, क्या लगता है आपको इससे? नहीं, पहले तो मैं कुछ तथ्य बता दूं। वो पॉलिटिकल पार्टी जैसे भी ले, जनता भी है, तो मैं फैक्ट्स बता दूं। जहां कहा जाता है बिहार का, ये बात सही है कि विकास, क्योंकि जैसे जैसे क्वालिटी शिक्षा की बढ़ रही है, हालांकि बिहार में नेशनल एवरेज से अभी भी कम है, 61% है, जबकि 74% नेशनल एवरेज है, लेकिन बिहार विकास पे लड़ा जाएगा, ये बात सही है। लेकिन आप देखें, अगर विकास की बात कही जाए तो 2.5 साल में नहीं, पिछले 20-25 सालों में आज बिहार में पर कैपिटा इनकम 16,000 है, जबकि नेशनल एवरेज 74,000 है। 5 गुने का अंतर है। IMR नेशनल एवरेज के मुकाबले अगर आप देखें, IMR MMR नेशनल एवरेज के मुकाबले बिहार का 34 है, जबकि नेशनल 28 है। अब ज्यादा बच्चे मरते हैं पैदा होने पे। तो डेवलपमेंट बिहार में एक्चुअली नहीं हुआ है, और ये किसी एक कोई दोषी नहीं है। नेशनल एवरेज के मुकाबले अगर आप देखें, IMR MMR नेशनल एवरेज के मुकाबले बिहार का 34 है, जबकि नेशनल 28 है। अब ज्यादा बच्चे मरते हैं
पैदा होने पे तो डेवलपमेंट बिहार में एक्चुअली नहीं हुआ है। और ये किसी एक कोई दोषी नहीं है। अगर पर कैपिटा इनकम की ये स्थिति 25 साल के शासन में रही है, जिसमें बीजेपी भी रही है, जिसमें सभी रहे हैं, तो किसको दोष दिया जाए? बीजेपी को सेलेक्टिवली हम बीजेपी को कैसे कहें, नीतीश को कैसे कहें, लालू को कैसे कहें? ये तो पूरा 25 साल कहा जा सकता है कि अधिकतर तो लालू और नीतीश ने इस पिछले 2 दशक में राज किया। क्लब कर दें, आज के पॉलिटिकल कंपोजिशन के हिसाब से क्लब करें तो ये बात सही है कि नीतीश और लालू रहे हैं, विकास नहीं हुआ है। ये बीच बीच में आप देखती हैं, पर जो आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखती हैं, वो इंद्र भगवान की कृपा है। 10 मिलियन टन से 15 मिलियन टन अनाज पैदा होता है। बिहार एक ऐसा देश है जहां -20 से +30 तक वेरिएशन। तो यानी आपको लगता है कि विकास के नाम पर बिहार की जनता वोट करेगी? नहीं, विकास। अब दूसरी चीज है, ये बात सही है कि अगर मोदी जी ने 1,25,000 दिया है तो वो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसका कि स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है। बिहार वाकई उसे डेवलप करेगा। लेकिन तब नीतीश ने भी दिया है, नीतीश ने 2.5 लाख करोड़ दिया है। हालांकि मेरा मानना यह है कि 2.5 लाख को लाएंगे कहां से, क्योंकि उनका बजट ही है 60,000 करोड़ का। तो क्या पूरा का पूरा बजट उसमें लगा देंगे? लेकिन इलेक्शन है, वो चलता है। नीतीश ने एक और किया है कि हम युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको वो देंगे। इसमें इनके सिंह साहब मेरी प्रतिक्रिया ले लीजिएगा। मैं पहले क्या कंप्लीट कर लूंगा, इसको दे दीजिएगा, बस इसको कंप्लीट कर लें। तो सवाल इसका नहीं है कि किसी एक ने किया। फैक्ट यह है कि अगर नीतीश कह रहे हैं कि 1,000 रुपए हम हर युवा बेरोजगार को देंगे, 5 लाख रुपए हर को बैंक से लोन देंगे, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ये जो सॉफ्ट देते हैं इसका प्रभाव पड़ता है। अब नेगेटिव क्या है? आज नीतीश के इस ग्रुप के लिए, नीतीश, कांग्रेस और लालू के ग्रुप के लिए जो नकारात्मक है वो है कि एक बड़ा चंक सेकुलर वोट का हट रहा है। मुलायम सिंह यादव, CPIML, CPIM, CPI, ये अगर हट जाता है तो मैंने कैलकुलेट किया 17 लाख वोट इसमें हट रहे हैं। करीब 17 लाख इनको वोट मिलते हैं। ये एक बड़ा चंक है। दूसरी तरफ अगर ओवैसी आ जाते हैं, बिल्कुल, तो कुछ उसका ऐलान कर ही दिया है, सीमांचल कहा आएंगे ही आएंगे। हाँ। करेंगे तो सीमांचल में ये असर डालेगा। ये नेगेटिव है जो नीतीश को के खिलाफ होंगे, मतलब इस कॉम्बिनेशन के खिलाफ होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए हम केवल डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट पे कुछ फैक्ट हम देना चाहते हैं। आऊंगी मैं आपके पास। लेकिन मुश्किल ये है कि इसके बावजूद नीतीश की इमेज अभी भी ऐसी नहीं हुई है कि उनको कहा जाए कि नहीं साहब इन्होंने विकास नहीं किया, इनके टाइम में जंगल है, बल्कि पॉजिटिव इमेज है। तो नीतीश की अभी जो पब्लिक में इमेज है, और इमेज पे ही इलेक्शन होते हैं, तो बीजेपी को टफ फाइट होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन बड़ा है। और इस समय अगर पब्लिक परसेप्शन में आए कि नहीं एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, तो 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान वोटर है। बीजेपी को सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख वोट पिछले इलेक्शन में मिले थे लोकसभा में। लेकिन ओवैसी की एंट्री से ये वोट बटने, ये तो सीमांचल में बटेगा ना, सीमांचल में बटेगा। लेकिन फैक्ट अधिकांश मुसलमान पॉपुलेशन वही। हाँ, नहीं, और भी है, बाकी एरियाज में भी है। ऐसा नहीं है कि उसमें बाकी में नहीं है। लेकिन बटेगा तो कितना बटेगा देखना पड़ेगा कि क्या वाकई एग्रेसिव मुस्लिम लीडरशिप अपील करती है, या उनको ये देखना है कि स्टेट में हमें महफूज कौन रख सकता है। और तब ये ओवैसी का हो सकता है कि पहले दौर में उतना ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, और तब ये कंसोलिडेशन लालू के फेवर में या नीतीश के फेवर में। नहीं, मैं आंकड़ों पर तो सिंह साहब ने जो कहा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं तो ओवैसी फैक्टर की जो बात हो रही है उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। दरअसल ओवैसी का निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं। इस वक्त पिछले कुछ वर्षों से मुसलमानों की आवाज बन करके वो उभरे हैं, जो तथाकथित रूप से कई हिस्सों में। लेकिन इस तरह के प्रयोग पहले हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई मुस्लिम पार्टी जो है मुसलमानों के बीच में जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2012 में डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 4 सीटें आई थी, और मुलायम सिंह माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के वोट कट जाएंगे, लेकिन तब 225 सीटें मिल गई समाजवादी पार्टी को। तो एकदम हम, क्योंकि चुनाव केमिस्ट्री होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं होता है, ये चुनाव हमेशा। और दूसरी बात ये है कि जहां तक मुलायम सिंह यादव और उनके वोटों की बात है, इस बार ये चुनाव उत्तर बिहार का सीधे 2 गठबंधनों के बीच में है। बीजेपी की लीडरशिप में एनडीए और नीतीश कुमार की लीडरशिप में महागठबंधन, इनके बीच में चुनाव है। मुलायम सिंह यादव का भी सिर्फ साइकोलॉजिकल डिबेट का ही इफेक्ट होगा ये, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का कोई इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, उसी मुलायम सिंह का बिहार में नहीं होता है। वैसे के आने का ये होगा कि सीमांचल में कुछ हलचल रहेगी, कुछ मुद्दे उठेंगे, और सबसे जो लाभ होगा वो ये होगा कि सीमांचल का जो विकास का मुद्दा है, जो अभी तक
वाकई एजेंडे में नहीं रहा है, वो इस बार सभी दलों के एजेंडे में आएगा और शायद इस बहाने सीमांचल का कुछ भला हो जाए। वैसी साहब को सीट कितने मिलेंगी, वोट कितने मिलेंगे तो चुनाव नतीजों के बाद पता लगेगा, लेकिन उनका ये इफेक्ट एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा कि सीमांचल के विकास का मुद्दा जरूर एजेंडे में आएगा। सीमांचल के विकास का मुद्दा जरूर एजेंडे में। कोई चीज करेक्ट कर दूं, एक्चुअली ये कमिटेड वोट्स होते हैं। मुलायम का छोड़ दिए तो जो कि 2.5 लाख है, कमिटेड वोट होते हैं और सीपीआई एमएल को जो वोट मिलते हैं वो कभी भी कहीं और नहीं जाते हैं। ये कमिटेड वोट्स हैं और ये 17 लाख के करीब हैं, तो ये नेगेटिव असर डालेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय चूंकि गवर्नमेंट में है तो अगर 100 अनाउंस कर रहे हैं, 2.5 लाख का उन्होंने अनाउंस किया, अगर आपने 1.25 लाख का किया है, 1.25 लाख करोड़ का, तो 2.5 लाख का नीतीश ने किया है, तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बैलेंस होगा। तो इसको पूरे ओवरऑल अगर आप देखेंगी तो बहुत कीनली कंटेस्टेड है और उसमें ये कॉम्बिनेशन परमुटेशंस जो हैं ये कहीं ना कहीं फेवर करेंगे और वो इस समय बीजेपी को एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। राजीव रंजन जी, आप इस पर जवाब देना चाहे थे, फिर मैं शक्ति यादव के पास चलूंगी। राजीव जी। जी, मैं बिल्कुल संक्षेप में कुछ चीजें कहना चाहूंगा। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार में सत्ता संभाली, बिहार का प्लान साइज 4,000 करोड़ रुपए से भी कम था, आज 57,000 करोड़ है और बिहार का प्लान साइज 57,000 है, लेकिन एनुअल एक्सपेंडिचर 1.25 लाख करोड़ है। और 1.25 लाख करोड़ रुपए अगर है तो ये समझने की जरूरत है कि जिस दौर में हमने सत्ता संभाली उस समय केंद्रीय सहायता 75% से ज्यादा होती थी। बजट को जानने वाले लोग जानते हैं कि उसके 3 कंपोनेंट हैं, इंटरनल रिसोर्सेज, बोरोइंग और सेंट्रल असिस्टेंस। हमने अपनी इंटरनल रिसोर्सेज को बढ़ाया और जिससे बोरोइंग हमारी बढ़ सकी और इसीलिए आज हमारा 20% केवल सेंट्रल असिस्टेंस की जरूरत अब हमारे बजटीय एलोकेशंस को होती है। इसलिए राज्य ने जहां से ऊंचाई हासिल की है उसको महसूस कीजिए कि राज्य था कहां। हम मानते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट इसीलिए हमको चाहिए कि हमने जो विकास किया है संसाधनों के अभाव के बावजूद, वो एक मैजिकल लीडरशिप है, वो एक करिश्माई लीडरशिप नीतीश कुमार जी का था जिसने बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। लेकिन संसाधन आवश्यक हैं और कहीं न कहीं एक कमजोर राज्य संघीय व्यवस्था में यह अपेक्षा करता है कि जीडीपी में उसका योगदान भी विकसित राज्यों के बराबर हो। और अगर वो बराबर हो तो इसके लिए संसाधनों की बौछार करनी होगी। नकली पैकेज से बिहार की जनता के सवालों का हल नहीं होगा। एक्चुअल पैकेज 10,000 करोड़ रुपए से भी कम। राजीव जी रोक रही हूँ आपको, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो श्रीकांत इसका जवाब देना चाह रहे हैं और शक्ति यादव के पास हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और साथ ही जनता जो हमारे साथ मौजूद है उनके सवाल होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और अब हम चलते हैं सीधे शक्ति यादव के पास जो कि पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। शक्ति यादव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जो हमारा मुद्दा है इस बहस का कि ओवैसी की पार्टी ने जो तय किया कि सीमांचल के इलाकों में वो चुनाव लड़ेगी, उससे ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान आपके वोट बैंक को पार्टी देने वाली है। आप इस पर क्या कहेंगे? शीतल जी, हमने सभी पैनलिस्टों का लगातार आरोपों को और कई तरह की चीजों को मैंने सुना। बिहार एक बड़ा ही क्रांतिकारी भूमि है। यहां लड़ाई कॉमनल फोर्सेज बनाम सेकुलर है। इस बीच में कौन आते हैं कौन जाते हैं ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि इस राज्य के अंदर में कई ऐसे मोड़ आए हैं, लेकिन इस राज्य के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की खातिर हर कुर्बानियां दी। और ये हमारे लिए विषय नहीं है कि कौन आते हैं, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम इस पर ज्यादा नहीं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की खातिर हर कुर्बानियां दी और ये हमारे लिए विषय नहीं है कि कौन आते हैं, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम इस पर ज्यादा नहीं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इससे हमें और हमारे गठबंधन को दूर दूर तक कोई नुकसान होने वाला नहीं है। रहा सवाल, श्रीकांत शर्मा जी ने कई आरोप लगाए हैं। माइनॉरिटी एम्पावरमेंट के लिए लालू प्रसाद जी जब बिहार में सत्तासीन हुए थे तो पहला ऐसा राज्य था देश के अंदर में जहां अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया गया। आयोग गठित कई 15 सूत्री कार्यक्रमों के तहत राज्य के मुसलमानों के उनके उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए कई कार्यक्रम हुए। उतना ही नहीं, शिक्षकों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रत्येक जिला में माइनॉरिटी हॉस्टल का निर्माण हुआ। और पटना जैसे जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां के बाजू में वहां जो है हज भवन का निर्माण हुआ, जहां आज इमारत बनी हुई आलीशान, इसको बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय देखते हैं।
और मैं ये कहना चाहता हूं इसमें आपके बच्चन टीवी चैनल के माध्यम से कि आपको याद होगा कि किशनगंज में जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जब ब्रांच खुल रहा था तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां कूद करके इसके खिलाफत कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे। और ये जिन लोगों ने कभी अल्पसंख्यकों के विकास की राह में जो हर बार बाधा उत्तर करते थे और लालू प्रसाद जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते थे, तो यह भी बिहार के मुसलमान देख रहे हैं। तो मैं एक बात आपको कह दूं, उनके तालीम के लिए ही नहीं, आपको उर्दू भाषा को राज्य का द्वितीय भाषा, आपको यहां बिहार के अंदर में अरबी फारसी विश्वविद्यालय का गठन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया। उतना ही नहीं, बीपीएससी की बहाली में उनको प्रायोरिटी दी गई, उर्दू की प्रायोरिटी दी गई। तो बिहार के मुसलमान लालू प्रसाद के जो मनसूबा है उनको जानता है कि ये धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े स्तंभ है। दूसरी बात, जो स्टूडियो में बैठ करके हमारे साथी 17 लाख वोट का जो गणित बैठा रहे हैं, उनको एक बात मैं बता दूं कि बिहार में 2 धारा की लड़ाई है। ये 80-90% बनाम 10% धर्मनिरपेक्षता बनाम जो कम्युनिज्म है, सांप्रदायिकता है, लड़ाई इसकी है। तो इसमें और इन्होंने आरोप लगा दिया लालू प्रसाद पर कि फॉर्डर स्कीम का। ये अपने यूटीआई, अपने पुरखों को भूल जाते हैं, जिनके यूटीआई में जिन लोगों का नाम आया था, दैट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा निरुपम जी थे, उनके पार्ट थे पार्टी के। उन्होंने आरोप लगाया था राज्यसभा के अंदर में ताबूत घोटाले हुए। आजाद हिंदुस्तान में पहली घटना है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए 47 लोगों की बलि की बेटी चढ़ाई गई, लेकिन इसके मुंह से अभी जाकर करके देश के प्रधानमंत्री बिहार की सभाओं में क्लीन चिट देते हैं। शीतल जी सुन लीजिए, नहीं आपकी बात पर रिएक्शन ले लेती हूं। पैकेज की नहीं, शीतल जी जरा सुन, लेट मी कंप्लीट नहीं, लेट मी कंप्लीट, 10 सेकेंड लेट मी लीजिए 10 सेकेंड। इन्होंने 1.25 लाख करोड़ की बात कर दी कि 1.25 लाख की पैकेज की बात की। 10 सेकेंड मैं दे रहा हूं। यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट में 16,000 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए दिया, हमने पैकेज नहीं माना। लेकिन ये 13,000 करोड़ रुपया की बात की है। यूपीए फर्स्ट और सेकंड का जो प्रोग्रामिंग है वो पैसे अभी तो बजट आना बाकी है। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो 56,000 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट किया, चाहे मढ़ौरा हो या मधेपुरा हो या फिर गरखा हो, ये जो फैक्ट्रियों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कहा? ठीक है श्रीकांत इस पर अपना जवाब दें, फिर मैं जनता के पास चलूंगी। उनके भी कई सवाल हैं आप सभी से। श्रीकांत, चर्चा मैं जानना चाहता हूं इनके नेताओं से कि विशेष राय दर्जे पर आप चुप क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए कि इनके पास कुछ रहने एक बिहार की बिहार की जनता आपने 10 सेकंड मांगे थे, आप 1 मिनट से ऊपर बोल रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए जवाब। 10 सेकंड से बहुत ऊपर चले गए आप। श्रीकांत, कठपुतली मुख्यमंत्री झारखंड में देखा है देश की जनता ने। शीतल जी श्रीकांत, शीतल जी देखिए, आपके पैनल पे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं। पहले तो हमारे जो आरजेडी के जो मित्र हैं उनको यही नहीं पता कि ताबूत घोटाले में जो रिपोर्ट आई है उसमें क्लीन चिट रही, तो उसमें कहीं कोई आरोप नहीं है। नंबर 2, देखिए गरीबी की बात तो बहुत की आज तक लोगों ने, लेकिन गरीबी को समाप्त करने का कोई इनिशिएटिव मजबूती से किसी ने नहीं लिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए, गरीबी से ऊपर लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए जो स्कीम्स लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से खाते खुलवाने का हो, चाहे वो गरीबों का 1 रुपए महीने के हिसाब से 2 लाख का बीमा हो, 90 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा हो, और ये जो मुद्रा बैंक है शीतल जी, इस बैंक के माध्यम से, इस लोन के माध्यम से जो बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल गरीब तबके का जो व्यक्ति है, जो बुनकर है, जो चूड़ी का काम करता है, जो दरी बुनने का काम करता है, जो रिक्शा ठेले का काम करता है, जो रिक्शा चलाने का काम करता है, जो खोमचे का काम करता है, उन सबके लिए बिना किसी बैंक गारंटी के माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के माध्यम से उन गरीबों का उत्थान होगा, और वो गरीब जो है इस देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग लिंक करने का काम किया है। इसीलिए हमारे लोगों की बौखलाहट है
जहां तक राजीव जी का बात है, ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है डेवलपमेंट पर। सरकार है 24 घंटे बिजली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, कृषि की विकास दर 18% है, औद्योगिक विकास दर 16% है, जीडीपी डबल डिजिट में है, बेरोजगारी नाक के बराबर है। अच्छा श्रीकांत राजीव जी मैं आप दोनों को रोकूंगी क्योंकि जनता के सवालों का वक्त है, जनता सवाल पूछ रही है। जी राजीव रंजन से पूछना चाहता हूँ जो पहली बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, माइक आप अपनी तरफ घुमा लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुख्यमंत्री बने थे, किस पार्टी के वजह से वो मुख्यमंत्री बने, पहला। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि बिहार में संसाधनों की कमी थी, जो पूरा नहीं हम कर पा रहे थे, संसाधनों की कमी की वजह से, वो किस सरकार की वजह से वहाँ संसाधनों की कमी पड़ी हुई थी, किसकी वजह से थी। और दूसरा सवाल, जो ये रजत के जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ताबूत घोटाले हुए थे भाजपा सरकार में, उस समय आप एक लाइन में अपना सवाल बताएं, एक लाइन में सवाल बताएं क्योंकि मुझे बताना होगा, आपकी आवाज ठीक से जा नहीं पा रही है। मैं एक क्वेश्चन से पूछना चाहता हूँ, जो रजत के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने ताबूत घोटाले का जो उन्होंने जिक्र किया, उस समय रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस थे और ये घोटाले उन्हीं पर लागू हुआ था, जिसके लिए संसद में भी काफी। आप सवाल जेडीयू से पूछ रहे थे, वो पहला सवाल बताइए। जेडीयू से मैं पहला सवाल ये कर रहा हूँ कि जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार बिहार में, वो किस पार्टी के वजह से बने थे? ठीक है राजीव जी, जनता का सवाल है ये आपके लिए कि पहली बार नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो वो किस दल की वजह से बने थे, किसके समर्थन की वजह से बने थे? इनका मतलब ये कि शायद आप ये भूल गए कि बीजेपी आपकी सहयोगी थी। पहली बात तो यह है शीतल जी, कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि बिहार के गांव कस्बों में अगर उनकी पहुंच हो पाई है तो वो नीतीश कुमार जी की वजह से हुई। जो लोग 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, उन्हें जरूर याद करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 सीटों की शहरी पार्टी थी और वो एक परिस्थिति थी जिसका कहीं न कहीं एक चेहरे की तलाश उन्हें थी और जो उस समय की राजनीति थी उसमें नीतीश कुमार जी के चेहरे के जरिए एक गठबंधन बना और गठबंधन को बिहार की जनता ने नेतृत्व सौंपा। लेकिन 2010 में जो जनादेश मिला वो विकास पर मुहर लगाई जनता ने और विकास के बिहार मॉडल को आगे बढ़ाने का वो मैंडेट था। गुजरात मॉडल की वकालत करने के लिए या देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए वो मैंडेट नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी गुनाहगार है कि जनता से किए वायदों से वो मुकर गई और बिहार में एक लोकप्रिय सरकार के लिए और स्थिरता का वातावरण उन्होंने बनाया। इसलिए इसके लिए जवाबदेह भारतीय जनता पार्टी है। हम कहीं से सवालों के घेरे। अगला सवाल जी, आप किससे पूछना चाह रही सवाल? मैं ओवैसी की पार्टी से। ठीक है पूछिए। हाँ जी सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने बिहार में सीमांचल को ही चुना है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम्स ज्यादा हैं, तो सर कहीं ये तो नहीं है कि आप मुस्लिम्स को जो है बिल्कुल ही देश से एक से अलग करना चाहते हैं और बाकी रीजन्स के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन और एडिकल को आप वहाँ पर जीत जाते हैं, तो फिर आप सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही सब कुछ करेंगे कि बाकी रीजन्स के लिए भी कुछ सोचेंगे? ठीक है वारिस पठान, आपके लिए ये सवाल है कि आप केवल सीमांचल में चुनाव लड़ने का आपकी पार्टी फैसला कर रही है तो केवल मुसलमानों की हितैषी की पार्टी के तौर पर ये काम करना चाहती है, आगे बाकी संप्रदायों को क्यों आप इग्नोर करना चाह रहे हैं? ये जनता का सवाल है आपके लिए। ये मैं बहन से कहना चाहता हूं कि सीमांचल का जो आंकड़ा है उसमें दिखाया जाता है कि वहां पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, वहां दलित भी है, ओबीसीज भी है, हिंदूज भी है। और हमने वहां चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो रीजन का सबसे बैकवर्ड जगह है, वहां पर सुविधाएं काफी कम है, सुविधाएं है नहीं, वहां ना मेडिकल कॉलेज है ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। उस इलाके को पूरी तरीके से हर सरकार ने जो सत्ता में आई उसको एकदम बिछड़ा हुआ इलाका समझ के रखा है। तो हम सिर्फ मुसलमान की विकास की तो बात नहीं कर रहे, हम वहां आर्टिकल 371 के थ्रू जो प्लानिंग कमीशन की काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं उससे बेनिफिट तो सबको होगा, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ओबीसीज हो। हम जो मेडिकल कॉलेज बनाने की वहां पर बात कर रहे हैं उससे फायदा हर कास्ट के लोगों को होगा। तो ये जो बातें ये सब फैलाई जा रही है मगर किसी ने वहां जाकर देखा नहीं है कि क्या वहां पे विकास हुआ कि नहीं। आज उस जगह की आप बैकवर्डनेस आप देखिए, 10-10, 12-12 साल के उस जगह के जो बच्चे हैं, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, वो हैदराबादों के जरी के कारखानों में काम कर रहे हैं। तो क्या विकास हुआ उनके लिए वहां पर?
चलिए, सरकार ठीक है, वहाँ के ठीक जो है। लोग हैं हमेशा सीमांचल इलेक्शन के टाइम पे फैसला आप क्यों करेंगे, लड़ते हैं? उन्होंने अपना ठीक है, माइंड बनाया विकास की लड़ाई हमेशा चुनाव के वक्त में क्यों लड़ते हैं? बहुत मौजूद बात कही है इनके मैं जवाब लेकिन देना चाहता हूं। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आया जनता के कुछ और है। सवाल होंगे, हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनगणमन। फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद जनगणमन में, और एक बार फिर हम जनता के पास चलते हैं। अब आपका सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले तो सभी लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे। अभी कुछ दिन पहले यूपी के जब इलेक्शन हुए थे तो मोदी जी ने बोला था कि काला धन आएगा, सबके अकाउंट में आएगा, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अभी प्याज के भाव ले लीजिए, 100 रुपए किलो, और दाल के भाव तो ऊंचाई छू रहा है। कैसे मान लें हम कि आप कुछ विकास करोगे बिहार में? श्रीकांत, आपके लिए सवाल है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जहां तक हमारे मित्र को मैं कहूं कि काले धन पर एक कठोर कानून है। काला धन आप विदेश में ना जाए, उसके लिए 10 साल की सजा है। और ये जो 60 साल में जो गलतियां हुई, निश्चित रूप से हम उनको पूरा करेंगे। नंबर 2, उन्होंने महंगाई की बात की है। महंगाई को हम लोग माइनस में लेकर आए हैं, सिंगल डिजिट में लेकर आए हैं। जहां तक दाल की बात है, वास्तविकता है कि दाल महंगी है, लेकिन अब तक 60 साल तक जो दाल उगाने वाला किसान है उसको प्रोत्साहन नहीं मिला। उसको कहीं ना कहीं दम उसका घुटाने की कोशिश की, जिससे दाल बाहर से आयात हो और उसका सीधा लाभ जो दलाल बिचौलिए हैं उनको मिले। लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमने दाल भी देश में पैदा हो किसान को, उसके लिए भी योजना बनाई है। बड़ी बात यह है कि अब हमें जो विरासत में कुछ समस्याएं मिली है मेरे मित्र, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार को 5 साल का मैंडेट मिला है। 5 साल के बाद हम पाइप कर पल पल का हिसाब देंगे। लेकिन अभी चुनाव बिहार का है, और बिहार के चुनाव में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको बिहार की जनता के सवालों का जवाब देना होगा। ठीक है, आखिरी सवाल जी। मुझे राजीव रंजन जी से प्रश्न पूछना है कि महागठबंधन के हेड मुलायम सिंह यादव हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव को आपने हाशिए पर ला दिया, ऐसा क्यों? राजीव जी, सवाल आपसे। देखिए, सबसे पहले तो महागठबंधन की परिकल्पना तो पूरी तरह से बिहार के लिए है, और महागठबंधन के पहले विलय की जो कोशिशें हो रही थी उसके लिए मुलायम सिंह जी को पूरे देश में जो हमारे जनता परिवार के पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने माना था। अब जो परिस्थितियां हैं बिहार में, जमीनी तौर पर उनका कोई आधार नहीं है, और जो सीटें दी जा रही थी निश्चित तौर पर उनकी छवि और जो उनका जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका व्यक्तित्व है उसके कारण, नहीं तो उनकी पार्टी के लिए एक सीट भी बहुत ज्यादा थी। अब अगर उन्होंने इस धार को कमजोर करने की कोशिश की तो निश्चित तौर इसका नुकसान उनको उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में होगा। और जो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है इसके शिकार वो भी हो रहे हैं। कहीं न कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की महागठबंधन से अलग होने के लिए उन पर भारतीय जनता पार्टी ने, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एजेंडा भी तय कर दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी के जरिए उनके परिवार के एक सदस्य पर उंगलियां भी उठ गई। चलिए, आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहस का वक्त खत्म हो रहा है, आप जनता का भी बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं इस एपिसोड पर और बिहार चुनाव पर, तो हमें ट्वीट कीजिए जनगण_मन पर। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।